नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 भूगोल चैप्टर 8 निर्माण उद्योग पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा औद्योगिक अवस्थापनी का एक कारण नहीं है? क बाजार, ख जनसंख्या घनत्व, ग पूंजी, घ ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन सी है? क भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी IIMCO, ख टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी TISIO, ग विश्वेश्वरैया लौह का इस्पात कारखाना, घ मैसूर लोहा तथा इस्पात कारखाना। क्वेश्चन नंबर 3, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? क मुंबई एक पतन है, ख यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, ग मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, घ उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? क कोलकाता हावड़ा, ख कोलकाता रिसरा, ग कोलकाता मेदिनीपुर, घ कोलकाता कोरनगर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? क महाराष्ट्र, ख उत्तर प्रदेश, ग पंजाब, घ तमिलनाडु। उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, ख जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 2, ख टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी TISCO। क्वेश्चन नंबर 3, घ उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, क कोलकाता हावड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, ख उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, लोहा इस्पात किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों? उत्तर, लोहा इस्पात उद्योग किसी देश में आधुनिक औद्योगिक विकास के लिए आधार प्रदान करता है। अन्य उद्योगों के लिए मशीनें, औजार तथा कच्चा माल लौह इस्पात उद्योग से ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे आधारभूत औद्योगिक अथवा औद्योगिकीकरण की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सूती वस्त्र उद्योग के दो सेक्टरों के नाम बताइए, वे किस प्रकार भिन्न हैं? उत्तर, भारत में सूती वस्त्र उद्योग दो सेक्टरों में विभाजित है, क संगठित सेक्टर तथा ख विकेंद्रीय सेक्टर। संगठित सेक्टर में कपास के धागा बनाने से लेकर कपड़ा तैयार करने तक सभी कार्य एक ही कारखाने में विद्युत चालित कार्यों से होता है, जबकि विकेंद्रीय सेक्टर में सूत कातने व कपड़ा बुनने का कार्य अलग अलग इकाइयों द्वारा किया जाता है। इसमें हस्तचालित करदे व विद्युत चालित करदे दोनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है? उत्तर, चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल गन्ना है, जो कि एक विशेष मौसम में ही प्राप्त होता है। इसके बाद इसकी आमद बंद हो जाती है। साथ ही चीनी उद्योग में इसका उत्पादन भी। क्वेश्चन नंबर 4, पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? इस उद्योग के कुछ उत्पादों के नाम बताइए। उत्तर, पेट्रोल रासायनिक उद्योग के लिए खनिज तेल अथवा अपरिष्कृत पेट्रोल के प्रक्रमण से प्राप्त विभिन्न उत्पाद अथवा वस्तुएं कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इस उद्योग के उत्पादों को 4 वर्गों में रखा जाता है। नंबर 1, पॉलीमर, नंबर 2, कृत्रिम रेसे, नंबर 2, इलेक्ट्रोमर्स तथा नंबर 4, पृष्ठ सक्रियक। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव क्या हैं? उत्तर, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। इसने आर्थिक व सामाजिक रूपांतरण के लिए अनेक नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हुई सेक्टरों में से एक है। भारतीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा सेक्टर द्वारा 2004-05 में 78.230 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर निर्यात हुआ था, जो कि लगातार वृद्धि कर रहा है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। क्वेश्चन नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन ने सूती वस्त्र उद्योग को किस प्रकार विशेष प्रोत्साहन दिया? उत्तर, सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। प्राचीन काल तथा मध्यकाल में यह केवल कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा जाता था। फिर भी भारत में निर्मित उत्कृष्ट कोटि का मलमल, कैलिको शीट तथा अन्य प्रकार के सूती कपड़ों की विश्व स्तरीय मांग थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश के मानचेस्टर तथा
लिवरपूल में सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना होने के बाद कच्चे माल के रूप में कपास की भारी मांग होने लगी। भारत में ब्रिटिश शासकों ने भारत में उत्पादित कपास को इंग्लैंड भेजना आरंभ कर दिया। इस तरह भारतीय बुनकरों को कपास कच्चे माल की उपलब्धता न होने पर स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग प्रभावित होने लगा। साथ ही ब्रिटेन की मिलों में तैयार कपड़े को भारत में बेचा जाने लगा, जो कि अपेक्षाकृत सस्ता होता था। इस तरह अब भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया जाने लगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहले मुंबई में तथा बाद में अहमदाबाद में सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई। 1920 ईस्वी में गांधी जी का के आह्वान व स्वदेशी आंदोलन में भारतीय लोगों को स्वदेशी वस्त्र व अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया तथा ब्रिटेन में बने सामान का बहिष्कार किया। इससे भारतीय उद्योग को प्रोत्साहन मिला। भारत में रेलमार्गों के विकास व विस्तार ने देश के दूसरे भागों में सूती वस्त्रों केंद्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिण भारत में कोयम्बटूर, मदुरै व बंगलुरु की मिलों की स्थापना हुई। मध्य भारत में नागपुर, इंदौर, सोलापुर व वडोदरा भी सूती वस्त्र के केंद्र बन गए। उत्तर भारत में कानपुर व कोलकाता में भी मिलों की स्थापना हुई। इस प्रकार भारत में प्रत्येक राज्य में जहां अनुकूल परिस्थितियां थी, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित होते गए। क्वेश्चन नंबर 2, आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से सहायता की है? उत्तर, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 ईस्वी में की गई, जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई है। उदारीकरण, इसका अर्थ है उद्योग पर से प्रतिबंध हटाना। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। केवल सुरक्षा, सामरिक तथा पर्यावरणीय सरोकार से संबंधित केवल 6 उद्योगों को इस व्यवस्था से लाभ से वंचित रखा गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा प्राप्त कर सके। निजीकरण, इसका अर्थ है उद्योग की स्थापना में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी कम करके निजी व्यक्तिगत भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के अंतर्गत 1956 ईस्वी में सार्वजनिक सेक्टर के अधीन सुरक्षित उद्योग की संख्या 17 से घटाकर 4 कर दी गई है। दिहाड़ी संपत्ति की सीमा समाप्त कर दी गई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की अनुमति दे दी गई है। वैश्वीकरण, इसका अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। इस व्यवस्था में समानता तथा पूंजी रहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। नई औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्यों के संदर्भ में इस नीति के लाभों को देखा जाना चाहिए, जिसमें नंबर 1, अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना। नंबर 2, इसमें विकृति अथवा कमियों को दूर करना। नंबर 3, उत्पादकता और लाभकारी योजनाओं में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। धीरे धीरे ही सही, भारत अपनी नई औद्योगिक नीति के द्वारा औद्योगिक विकास के पथ पर अग्रसर होता दिखाई पड़ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।